कल हम लोग सेक्शन 3(5) यानी 34 पर बात कर रहे थे और सामान्य आशय और समान आशय इसकी बात हुई थी। और हमने कहा था कि अगर समान आशय, इसका मतलब आशय सामान्य नहीं है, समान है, सब अपने मन में धारित करते हैं उस आशय, लेकिन मेरा आशय तुम्हारा आशय बन गया हो ऐसा नहीं है, और तुम्हारा आशय मेरा आशय बन गया हो ऐसा भी नहीं है। किसी भी ढंग से, चाहे बोलकर या कंडक्ट के माध्यम से, हम लोग एक दूसरे के आशय से अवगत नहीं हैं, भले ही हम लोगों का आशय एक ही है। यदि यह स्थिति है तो मामला सेक्शन 34 की परिधि में नहीं आता। लेकिन कल मन बहुत अच्छा नहीं था तो बात उतनी क्लियर नहीं हुई, कुछ घालमेल सा रहा, तो बड़ी क्लियर बात समझ लेनी चाहिए। कल हमें लगा भी कि इस बात को और क्लियर कर देना चाहिए, लेकिन मन बढ़िया नहीं। तो एक बात समझ ले, इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर समान आशय है तो व्यक्ति दंडित नहीं होंगे, 34 का एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3(5) का एप्लीकेशन नहीं है, बिकॉज दे हैव कमिटेड द सेम क्राइम, ठीक है ना। ठीक है, हुआ होगा। अब मसला 34 का नहीं है, इतना तय हो गया। 3(5) का नहीं है, क्यों? आशय सामान्य नहीं है। और 3(5) की पहली शर्त कि आपराधिक काम किया गया हो, मीनिंग देयर बाय जिस आपराधिक काम को करने के बारे में सामान्य आशय निर्मित हुआ था वही आपराधिक काम हुआ हो, उसके सिवाय कुछ ना हुआ हो। हत्या करने का आपराधिक का आशय निर्मित हुआ था पक्षकारों के बीच, और जब इस सेक्शन को व्यवहार में आपसे पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाता है कि कुछ लोगों ने मिस्टर ए की हत्या करना तय किया था, सामान्य आशय हत्या के बारे में था, और एक ने हत्या करते समय चोरी भी कर ली, उसकी जेब में पैसे थे वो भी निकाल लिए, तो हत्या के लिए आपराधिक आशय था, लेकिन जेब से पैसे निकालने के बारे में आपराधिक आशय नहीं था। तो तथ्यों पर जब मामला लागू होगा, यानी तथ्यों पर जब कानून को लागू किया जाएगा, तो जहां तक आपराधिक आशय जो प्रथम बार निर्मित हुआ है और जो जिस आपराधिक कार्य के बारे में था उसी के बारे में आपराधिक आशय को माना जाएगा, और उस कार्य का दायित्व सभी व्यक्तियों पर इस प्रकार आएगा मानो वो पूरा आपराधिक काम उन्होंने अकेले ही किया हो, यद्यपि अकेले वे उस आपराधिक काम को करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन प्रत्येक ने वो पूरा आपराधिक काम नहीं किया है, क्योंकि पूरा आपराधिक कृत्य एक ही बार तो होगा, वो बार बार तो नहीं हो सकता, इसलिए वो तो किसी एक ने ही किया होगा और बाकी ने उसे सहयोग किया होगा। लेकिन प्रत्येक इस प्रकार दायित्व के अधीन आएगा मानो उसने पूरा आपराधिक कृत्य स्वयं किया है। यह 34 की जिस्ट है या 3(5) की जिस्ट है। अब समान आशय सामान्य नहीं तो 3(5) नहीं, इसका मतलब यह थोड़ी है कि अन्य कुछ अब आईपीसी में है ही नहीं या अन्य कुछ बीएनएस में है ही नहीं। अरे भाई 35 भी है, 3(6) भी है, 3(8) भी है और 3(9) भी है। अभी तो हम देखेंगे कि मसला 3(6) में आ रहा, 3(8) में आ रहा या 3(9) में आ रहा। 3(7) अलग ढंग की बात कहता है, यानी अगर आईपीसी की भाषा में बात करें तो 36 अलग ढंग की बात करती है, लेकिन 34, 35, 37 और 38 इन्हें तो हम एक साथ लेंगे। तो अगर समान आशय है तो डेफिनेटली 34 में नहीं आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आपराधिक दायित्व से मुक्त हो गए, अब कुछ होगा ही नहीं।
वो हमारे एक मित्र है, वो हंसी में कहा करते हैं पुलिस में कि थाने में अगर आ गए तो 511 धाराएं कोई ना कोई तो लगी जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तथ्यों पर जरा सोचना शुरू करें तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। तो 35 में नहीं आ रहा मसला। हमने ये नहीं कहा था कि समान आशय अगर होगा तो आप दायित्व से मुक्त हो जाएंगे, अरे उस सेक्शन में नहीं आएंगे। अब 35 से हट गया मसला। अब जो हमें सोचना है वो 35, 37 और 38 इस पर सोचना है। और 35 अब उसी बात को कह रहा है कि जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया और सामान्य आशय उनके बीच नहीं, ठीक है, आपराधिक काम कई व्यक्तियों द्वारा ही किया गया, लेकिन उनके बीच अब कॉमन इंटेंशन बस ये एब्सेंट हो गया है। कॉमन इंटेंशन नहीं है उनके बीच। अब क्योंकि कॉमन इंटेंशन नहीं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये कई व्यक्ति जो है किस आशय से उस आपराधिक कार्य में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, अगर सब समान आशय से सम्मिलित हुए थे, ठीक है, और वो काम जिसे करने में वे लगे हुए थे उस काम को भी, ठीक है, एक विशेष आशय और विशेष ज्ञान इससे ही किया जा सकता है। ठीक है, वो काम ऐसा है कि वो काम विशेष आशय और विशेष ज्ञान इसी से किया जा सकता है। तो अब दो बातें आएंगी। समान आशय सब में मार डालने का है, बताइए। ठीक है, समान आशय तो सब में मार डालने का है, और मार डालने का आशय एक विशेष प्रकार का आशय, विशेष प्रकार का ज्ञान है। तो जितने लोग इस आपराधिक काम में शामिल हुए उनके आपराधिक दायित्व का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हम 3-6 इसे एक बार देख लें। क्या कहता है, जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक या ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया। समान आशय सब में मार डालने का है, ठीक है ना, समान आशय सब में मार डालने का, और यह आशय सामान्य नहीं हुआ है सबके बीच, सब उस काम में लगे। तो कल इतनी गड़बड़ हुई थी कि हमने ये कहा था कि समान आशय होगा तो सब अपने अपने, ठीक है, कार्य के मुताबिक दंडित हो जाएंगे। ठीक है, ये इस लाइन को थोड़ा बदल लेना है, थोड़ा सा ही बदलना है, तो थोड़ा सा बदलना है। अगर ये सारे आपराधिक कार्य में लगे हुए व्यक्ति मार डालने के लिए ही, सब में मार डालने का यह आशय था, और फिर संगठित होकर विक्टिम पर, यानी जो शिकार व्यक्ति है उस पर हमला कर रहे थे, तो मरा किसी के हाथ से हो, मरा किसी के हाथ से हो, लेकिन सब उसी विशेष आशय और विशेष ज्ञान के साथ व्यक्ति पर हमला कर रहे थे, तो स्थिति क्या होगी, 35(6) का प्रवर्तन होने लगेगा, यानी सेक्शन 35 का प्रवर्तन होगा। और प्रत्येक, यद्यपि आशय समान नहीं है, यद्यपि आशय सामान्य नहीं है, लेकिन अगर किसी प्रकार साबित किया जा सका कि भले ही आशय सामान्य न हो, अर्थात भले ही दिमागों का पूर्व मिलन उनमें नहीं हुआ, ये सही है, लेकिन जो जो आया सबने सिर पर वार किया, या एक ने सिर पर किया, दूसरे ने दिल पर किया, यानी जो मर्म स्थल है शरीर के, सबने वहीं चोट पहुंचाई। और शरीर के मर्म स्थल एक थोड़ी है, शरीर के तो मर्म स्थल कई है, सबकी चोट मर्म स्थलों पर ही थी। तो मरा किसी के घाव से हो
ठीक है ना, बस यहीं पर गड़बड़ हो गई थी। इसी के कारण हमें लग रहा था कि कल इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। तो अब सबकी चोट मर्म स्थलों पर ही आई है, एक ने सिर पे मारा, एक ने दिल पे मारा। आशय सामान्य नहीं है, क्योंकि होटल के कमरे में 5 डिफरेंट लोग 5 डिफरेंट जगहों से आकर ठहरे थे, उनके बीच परस्पर परिचय भी नहीं था। ठीक है, वे एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, इसलिए उनके बीच आशय सामान्य हो यह संभव नहीं है। लेकिन किन्हीं भी कारणों से वे पांचों एक साथ निकले और होटल के कंपाउंड में जो व्यक्ति मौजूद था उसके साथ उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया, उससे यह साबित होता है कि प्रत्येक उस विशेष आशय और ज्ञान को धारित करता था जिस विशेष आशय और ज्ञान के साथ किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देने पर सदोष मानववध जो कि हत्या की कोटि का हो सकता है, या सदोष मानववध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता, उस प्रकार का मानववध गठित हो सकता था। उनके कृत्यों से यह अनुमान लग रहा है और तथ्य परिस्थितियां और आचरण ये कह रहे हैं कि उनके बीच दिमागों का पूर्व मिलन होने की कोई संभावना नहीं, हुआ ही नहीं था। तो सेक्शन 35 आएगा और फिर प्रत्येक अपने अपने द्वारा कारित घाव के लिए, यह कल हमने बोल दिया था कि प्रत्येक अपने द्वारा कारित घाव के लिए उत्तरदायी होगा। नहीं, सेक्शन 35 के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति उसी दायित्व के अधीन होगा मानो वो कार्य उसने अकेले ही किया है, और अगर उस काम को करने के लिए विशेष आशय या ज्ञान की जरूरत है ही नहीं तो जितने लगे हैं सब उसी दायित्व के अधीन है। जैसे डकैती करने के लिए कोई विशेष आशय और ज्ञान चाहिए ही नहीं, जितने डकैती कर रहे हैं सबके सब दायी हैं। अगर विशेष आशय और विशेष ज्ञान ये जरूरी है और कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक काम किया गया, उनके बीच आशय सामान्य नहीं है किंतु समान है, और ऐसा है जो उस विशेष आशय और विशेष ज्ञान के प्रकार का है जो चाहिए एक अपराध जो कि बीएनएस या आईपीसी में परिभाषित है उसे करने के लिए। तो अगर अभियुक्तों के तथ्यों, परिस्थितियों और आचरणों से यह साबित हो रहा है कि नो डाउट उनके बीच सामान्य आशय का अभाव था, लेकिन इसके बाद भी वे उस विशेष आशय और ज्ञान को धारित कर रहे थे जो विशेष आशय और ज्ञान उस अपराध के लिए चाहिए, तो सेक्शन 35 के मुताबिक प्रत्येक उसी दायित्व के अधीन है कि मानो उसे संपूर्ण कार्य अकेले उसी प्रकार किया हो। यानी वो जो 34 की कमी है वो यहां आकर पूरी हो गई, क्योंकि सामान्य आशय था नहीं। ठीक है, इसलिए 34 अगर सिर्फ हो, यानी 3-5 सिर्फ हो, 35 या 3-6 न हो, तो उन दशाओं में जबकि आप एक विशेष आशय और विशेष ज्ञान से अपराध करेंगे, आशय समान भी होंगे, किंतु सिर्फ दिमागों का पूर्व मिलन साबित नहीं हो पाएगा, या दिमागों का पूर्व मिलन नहीं होगा तो आप हत्या करने के लिए हत्या के संव्यवहार में सम्मिलित होंगे। और चूंकि यह असंभव है कि हत्या के संव्यवहार में जितने शामिल हुए सब हत्या कर सके, ये प्रकृति के नियम के मुताबिक असंभव है। भाई ये तो प्रकृति के नियम के मुताबिक असंभव है। क्यों? इसलिए क्योंकि व्यक्ति एक बार ही मरेगा, कई बार नहीं मर सकता। तो प्रकृति के इस नियम का फायदा इन सबको मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम लगातार बोल रहे हैं कि दंड विधियों में आपके मन की दूषित अवस्था ये देखी जाती है और उसी के मुताबिक आपको दंड मिलता है। कार्य इसके लिए तो आपको दंड मिलता ही नहीं, और यहां मन की दूषित अवस्था सबकी वो है जो चाहिए एक विशेष आपराधिक कार्य को करने के लिए। तो आप सबका दंड सेक्शन 35 के मुताबिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, 30 से 38 यानी 3-9, 37 पर बात नहीं कर रहे हैं।
3 9 प्रवर्तन में कब आएगी? 3 9 प्रवर्तन में तब आएगी जब एक आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों ने मिलकर किया है। आपराधिक काम कई व्यक्तियों ने मिलकर किया है और सब उस आपराधिक काम में अलग अलग आशय से सम्मिलित हुए। अब आशय समान नहीं है, अब भिन्न आशय है। ठीक है, 34 समान है और उस कोटि का है। आशय समान भी है और उस कोटि का है जो एक विशेष प्रकार का अपराध करने के लिए चाहिए। ठीक है, उस प्रकार का है। तब 35। अब कई व्यक्ति एक आपराधिक काम में लग रहे हैं। आपराधिक काम तो वही हो रहा, लेकिन जिस आपराधिक काम में कई व्यक्ति लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जब साक्ष्य आता है तो पता यह लगता है कि नो डाउट कई व्यक्ति उस आपराधिक काम में लगे हुए दिखाई दिए, लेकिन सबके मन की दशा अलग अलग। अपने मनों की दशा कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, आप भी नहीं बताते, तो जिस पर आपराधिक दायित्व ना वो तो कतई नहीं बताएगा। और इसीलिए कानून की दुनिया में एक बुद्धिमत्तापूर्ण सूत्र यह विकसित हुआ है कि चूंकि आपका जो कंडक्ट है यह विचार के अभाव में नहीं हो सकता। आपका कंडक्ट विचार से प्रेरित है। अगर विचार नहीं है तो कंडक्ट होने का कोई सवाल है ही नहीं। विचार तो होगा ही, और अगर सिर्फ विचार है तो भी कंडक्ट होने का कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, विचार के अनुसार तैयारी होगी, और तैयारी में कुछ ऐसे कृत्य आपको जरूर करने पड़ेंगे जो आपके अलावा अन्य व्यक्तियों की जानकारी में आ ही जाएंगे। ठीक है ना, तैयारी जब आप करेंगे तो अन्य व्यक्तियों की जानकारी में तो आएगा, और उस तैयारी से जो आपने की है उस प्रकार का परिणाम जो आया है ये समाज में प्रायः आता ही है। आपने तलवार, ठीक है, लाए आप, गर्दन पर चलाई तो गर्दन कटेगी। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर आचरण, तथ्य और परिस्थिति ये साबित कर रही है कि आप मार डालने का आशय ही रखते थे। अब मार डालने का आशय क्यों रखते थे, यह एक सवाल हुआ। तो जो उपधारित किया जाएगा, जो माना जा सकता है बिना कुछ सबूत के, वो यही माना जा सकता है कि आप किसी को मार डालने का आशय गलत ढंग से रख रहे थे। आपको कोई हक नहीं था, क्योंकि आप ईश्वर नहीं है, आपने जीवन दिया नहीं, आप जीवन ले कैसे रहते। तो प्रथमता तो यही माना जा सकता है कि आपने अपराध किया। हाँ, अब आप कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो प्राइवेट डिफेंस किया, ये हमें मार डालने को थे, तो ये आपको ही मालूम है। इसीलिए हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ा था कि अगर आपने प्राइवेट डिफेंस या साधारण अपवादों का तर्क ले लिया तो पुराने एविडेंस एक्ट की धारा 105 के मुताबिक उसे साबित करने का भार आप पर ही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रथमता तो यही माना जा सकता है कि आपने मार डालने के लिए ऐसा किया। तो आचरण, तथ्य और परिस्थिति कोई बताएगा नहीं, लेकिन न भी बताए तो भी दिखाई देती है, तो भी तो दिखाई देती है। ऐसा थोड़ी होता कि दिखाई नहीं देती। इसलिए आम आदमी जो ये सोचता रहा कि सबूत कहां से आएगा, तो सबूत तो यहीं से आ जाएगा। आपकी तैयारी देखने वाले लोग तो होंगे, वो तो ये बताएंगे कि हमने इन्हें चाकू खरीदते देखा था, वो तो बताएंगे। तुम नहीं बताओगे, मत बताओ। डॉक्टर तो ये बताएगा ये घाव चाकू का है। आई विटनेस तो बताएंगे हमने चाकू मारते देखा इन्हें। ठीक है, मत बताओ तुम। अब चाकू तुम मर्म स्थल पर चला रहे थे और आप कहते हैं मारने को नहीं थे,
मेरा आशय मार डालने का नहीं था, कौन मानेगा? और नहीं था तो तुम बताओ क्या था, तुम बताओ, चलो तुम्हें भी तो अवसर है, बताओ ना क्या आशय था। तो कानून जितना जस्टिफाइड हो सकता है उतना है। सेक्शन 38 या 3(9), एक आपराधिक काम कई व्यक्तियों द्वारा किया गया ये दिखाई दे रहा है, नो डाउट। और उस आपराधिक काम में कई व्यक्ति लगे दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष यही दिखाई दे रहा है कि कई व्यक्ति लगे हुए हैं। लेकिन जो तथ्य, परिस्थिति और आचरण आ रहा है अभियुक्त गणों का, और तथ्य, परिस्थिति और आचरण, इसका सबूत दिया जाएगा, इसका सबूत दिया जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि या तो ये विवादक तथ्य हैं या सुसंगत है, या तो फैक्ट इन डिस्प्यूट है या रिलीवेंट। और फैक्ट इन डिस्प्यूट और रिलीवेंट दोनों का एविडेंस सेक्शन 5 जो पुराना और अब सेक्शन 4 हो गया है, 4 ही तो हुआ, ये 3 हो गया, उसके मुताबिक दिया जा सकता है। तो वो तो एविडेंस आना है। अब दिखाई ये दे रहा कि एक आपराधिक काम करने में कई व्यक्ति लगे हुए थे, आशय सामान्य नहीं था उनके बीच, क्योंकि दिमागों का पूर्व मिलन हुआ ही नहीं। और एक अपराध जो हुआ है वो जिस विशेष आशय और ज्ञान से किया जा सकता है, वो विशेष आशय और ज्ञान सभी अपराध कारित करने वालों में था, इसका सबूत नहीं आ रहा, इसका साक्ष्य नहीं आ रहा, यानी समान आशय का साक्ष्य नहीं आ रहा, और ना ही यह साक्ष्य आ रहा कि वो समान आशय उस प्रकार का था जो अपराध हुआ उसे करने के लिए जिस प्रकार के विशेष आशय और ज्ञान की जरूरत थी वो था, इसका सबूत नहीं आ रहा। जैसे हमने कल भी कहा, इसीलिए कल का लेक्चर हटाएंगे नहीं, अन्यथा तो मेरा मन था कि कल का लेक्चर हटा दिया जाए, क्योंकि 35 को लेकर उसमें गलत बात आ गई, ठीक है, लेकिन हटाएंगे नहीं। जो खाली 35 सुन के रुकेगा तो नुकसान उठाए उसका, ठीक है, अगला क्यों नहीं सुनना? कोई जरूरी थोड़ा मेरा दिमाग रोज उतना ही फ्रेश होगा जितना होता है, गलती भी हो सकती है, ठीक है। तो समान आशय यह है और उस कोटि का है जिस प्रकार का चाहिए एक पर्टिकुलर अपराध को करने के लिए। जैसे हत्या करनी है तो कौन सा आशय चाहिए? मार डालने का चाहिए, मार डालने का आशय चाहिए, और मृत्यु कारित करने का आशय और मार डालने के आशय भी डिफरेंट है। मृत्यु कारित करने का आशय तो सैनिक में भी होता है, मृत्यु कारित करने का आशय तो पुलिस वालों में भी होता है, मृत्यु कारित करने का आशय तो उसमें भी है जो प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। तो मृत्यु कारित करने का आशय ये भी अगर माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करें ये भी अलग हो जाता है मार डालने के आशय से, और 300 मार डालने के आशय की बात करता है। मारने का आशय गलत, अलग बात है, मारने यानी पीटने का आशय अलग बात है, और मृत्युकारक क्षति देने का आशय ये बिल्कुल अलग बात है। मृत्युकारक क्षति देना और पीटना अलग अलग बात है, ये एक नहीं है। तो ठीक है, आशय समान था, कई सारे लोग लगे हुए थे एक आपराधिक काम को करने में, और वो समान आशय उस श्रेणी का था जिस श्रेणी का जरूरत था उस पर्टिकुलर अपराध को करने के लिए, सामान्य नहीं था आशय। ठीक, हम सबको उसी दंड से दंडित करेंगे जिससे वो दंडित होगा जिसके कार्य से वास्तविक तौर पर वो अपराध घटित हुआ होगा, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था का लाभ हम आपको नहीं मिलने देंगे, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था यह है कि एक काम एक ही बार होता है। आशय तो आपका भी वही था, तो प्रकृति की व्यवस्था थी कि काम किसी और के हाथ हो गया,
न हुआ होता तो तुम भी तो वही करने वाले थे, तुमने भी तो वही किया होता, और तुमने सोचा ही नहीं, तुम कर रहे थे। लेकिन यह अलग बात है कि दिल पर जो घाव हुआ उससे नहीं मरा, यहां जो घाव हुआ उससे मर गया। तो आपको हम हत्या के प्रयास का दोषी क्यों माने? यही कल गड़बड़ हुई थी, यहीं पे हमने बोला था। आपको उसका दोषी क्यों माने? 35 का ही दोषी आपको माने, 35 की सहायता से आपको उसी अपराध का दोषी मानेंगे और उसी दंड से दंडित करेंगे। लेकिन अब एक बात और हो सकती है कि दिखता यह है कि कई सारे व्यक्ति एक आपराधिक कृत्य को करने में लगे हुए थे और वो आपराधिक कृत्य पूर्ण भी हुआ, लेकिन जो तथ्य, परिस्थितियां और अभियुक्तों का आचरण है वो न तो उनमें सामान्य आशय की गवाही देता है और न उनमें समान आशय की गवाही देता है, दोनों नहीं देता। ठीक है, न तो उनमें सामान्य आशय नहीं, दिमागों के पूर्व मिलन का कोई सबूत मिल रहा है। दिमागों के पूर्व मिलन का सबूत तो इससे दिखाई देगा ना कि एक ने पकड़ा, एक ने चाकू लाया, एक खड़ा पुलिस को रोक रहा था, एक बचाने वालों को रोक रहा था। ठीक है, दिमागों के पूर्व मिलन का सबूत मिला, नहीं तो यह हो कैसे रहा है एक टाइम। ठीक है, तो दिमागों के पूर्व मिलन का कोई सबूत नहीं, 3-5 या 34 इसका कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, इसको प्रवर्तन में नहीं ला सकते। लेकिन जो एविडेंस आ रहा है उससे समान आशय का सबूत मिले, यह भी नहीं हो रहा है। समान आशय का भी सबूत नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो 35 भी नहीं हो सकती। और काम ऐसा है जो विशेष आशय और विशेष ज्ञान से करने पर ही अपराध है। ठीक है, विशेष आशय और विशेष ज्ञान से न किए जाने का तो जो जो शामिल हो रहा है सब दंड के भागी होंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन काम है ऐसा जो विशेष आशय और विशेष ज्ञान से किए जाने के कारण ही अपराध है, और कई सारे लोगों ने मिलकर किया। सामान्य आशय है नहीं, समान आशय है नहीं, सबके आशय डिफरेंट दिखाई देते हैं। दिखाई तो यह दे रहा है कि 5 लोगों ने ए पर हमला किया और एक ही मृत्यु हुई, दिखाई यह दे रहा है। लेकिन यह भी दिखाई दे रहा है साथ में कि 5 लोगों ने हमला किया, उसमें से एक ने सिर्फ डंडे से एक डंडा उसकी पीठ पर मारा और बाकी सब जुट गए और वो सबसे कह रहा था कि अरे भाई छोड़ दो, क्या मार ही डालोगे, वो ये भी कह रहा था। इसका मतलब उसका पीटने का आशय है, मार डालने का नहीं है। इसका अर्थ ये निकल आया। ठीक है, वो जो बोल रहा है, जो कर रहा है, अच्छा नहीं बोल रहा, ठीक है, लेकिन जब आपने चाकू निकाला या शरीर के मर्म स्थल पर, ठीक है, चोट करने की कोशिश की, तो उसने बचाने की कोशिश की। यानी कुछ ऐसा सबूत आ रहा है, कुछ ऐसा साक्ष्य अवेलेबल हो रहा है जो सभी व्यक्तियों का एक समान आशय न होने का प्रमाण दे रहा है। ठीक है, कोई ऐसा सबूत और सबूत आपको मालूम है या तो मौखिक है और या दस्तावेजी। कोई कहता है कि हमने स्वयं घटना को देखा था और ये ठीक है, इन्होंने चाकू मारा था लेकिन ये बचा रहे थे। ठीक है, डंडा इन्होंने पहला मारा, ये सही है, पहला डंडा इन्होंने ही मारा, लेकिन उसके बाद ये बचाने लगे और ये नहीं माने। तो ठीक है, कई व्यक्ति एक आपराधिक काम में लगे हुए हैं, लेकिन जो सबूत है, यानी जो दिख रहा है, अच्छा जो दिख रहा होता है वही आपराधिक विधि में वर्णित किया जाता है। जो दिख रहा है या जिसका सबूत आ रहा है, इसे लिखा कैसे जाएगा? इसे ऐसे लिखा जाएगा कि जबकि एक आपराधिक काम में कई व्यक्ति लगे हैं और उनके आशय डिफरेंट हैं, लिखा इसे ऐसे जाएगा, क्योंकि आशय डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि सबूत इस बात के लिए मौजूद है कि उनके आशय डिफरेंट हैं, वे डिफरेंट आशय रख रहे हैं। अगर ये ना हो तो ये लाइन लिखी नहीं जाएगी।
तो डिफरेंट आशय के सबूत यदि उपलब्ध हैं तो ये कहा जाएगा कि कई व्यक्ति मिलकर एक आपराधिक काम में लगे हैं और सब का आशय अलग अलग है, तो फिर सब अपने अपने आशय के मुताबिक दंडित हो गए। ठीक है, यानी अब जिसने डंडा मारा वो उपाधिकारित करने के लिए, ठीक है, और जिसने मर्डर किया वो मर्डर के दायित्व के अधीन आएगा। यदि साक्ष्य ये आ रहा है कि सबके आशय डिफरेंट थे, अब तीन ही स्थितियां हो सकती, या तो आशय सामान्य होगा या समान होगा और वैसा होगा जैसा उस आपराधिक कार्य को करने के लिए जरूरी है, या डिफरेंट होंगे आशय। ठीक है, इसके अलावा चौथी स्थिति हो ही नहीं। ठीक है, तो तीनों स्थितियों के लिए सेक्शंस आ गए। ठीक है, और आपराधिक विधि की विशेषता यह होती कि आपके दिमाग में जितने प्रकार की स्थितियां आती हैं सबके लिए उपबंध ये मौजूद होता है। अगर ठीक लगे तो कल का लेक्चर हटा भी देना, जैसा भी उचित लगे वैसा कर लेना, लगे कि हटा देना चाहिए तो हटा देना। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि अगर वे लोग जो संख्या में एक से अधिक और एक आपराधिक कृत्य के लिए उत्तरदायी हैं, वे एक समय पर नहीं, एक समय पर नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग समयों पर, अलग अलग स्थानों पर कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो अपराध के किए जाने में सहयोगी है, यद्यपि वो पूर्ण काम उस अकेले काम से नहीं हो सकता जो इन्होंने किया। यानी 34 की ही पोजीशन है, 34 में भी तो यही होता, 3-5 में भी तो यही होता, लेकिन वहां दिमागों का पूर्ण मिलन है और सारे के सारे घटना स्थल पर ही उपस्थित है। ठीक है, सारे के सारे घटना स्थल पर उपस्थित है, भले ही अपराध के वास्तविक स्थल पर न भी हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। 35 में भी वही दशा, 38 में भी वही दशा। ठीक है, और जो काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर सहयोग दे रहा है उस आपराधिक काम को होने में। अब स्थिति यह है कि भिन्न भिन्न समयों, भिन्न भिन्न स्थान, जरा देख लें 3, ठीक है, 8 कहता है जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, और वो कार्य कब किए जाते हैं, एक जगह किए जाते हैं, एक जगह नहीं किए जाते, इस संबंध में कुछ नहीं कहा, जहां कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, और अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में इसका मतलब वही मौजूद है, इसका मतलब ही वही मौजूद होगा। जब कोई आपराधिक काम कई व्यक्ति द्वारा मिलकर किया जाता है तो जिसका और उस आशय और ज्ञान से किया जाता है जो उस कार्य को करने के लिए चाहिए, इसका मतलब वही मौजूद है, इसका मतलब ही हो गया वही मौजूद है, नहीं तो ये शब्दावली नहीं हो सकती। सेक्शन 38 जबकि यानी 3(9) जबकि कोई आपराधिक काम कई व्यक्ति द्वारा मिलकर किया गया और सबके आशय डिफरेंट है, इसका मतलब वही है, वही है सब। ठीक है, एट द प्लेस ऑफ अकरेंस, सब सारे के सारे, इसका मतलब ही निकला है। और अब कहता है कि जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, इसका मतलब सारे काम एक जगह नहीं हुए। ये यूं कहे, इसका मतलब ये भी है कि सारे काम एक जगह न हुए हो भी हुए हो ये भी हो सकता, और न हुए हो ये भी हो सकता, दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि कोई बाउंडेशन है ही नहीं। सिर्फ इतना ही कहा, और जो दृष्टांत हम लोग देखेंगे तो बात और क्लियर होगी। कहता है जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया गया, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक काम करके, कहां किस स्थान पर, इस संबंध में कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में जानबूझकर, जो नहीं तुमने हमें सत्य के भ्रम में या किसी अन्य भ्रम में डालकर हमसे सहयोग ले लिया, ये नहीं, जानबूझकर सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। ठीक है ना, यानी आप सहयोग कर रहे हैं तो मान ये लिया जाएगा आप कर रहे हैं। अब जरा दृष्टांत देखें, कहता का और खा,
पृथक रूप से, का और खा पृथक रूप से, ठीक है, कहता पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर, ठीक है, और विभिन्न समयों पर, यानी एक साथ नहीं हो रहे हैं काम, ठीक है, पृथक रूप से, इसका मतलब दोनों कामों के बीच कोई संबंध भी नहीं है, डिस्टिंक्ट है दोनों काम, इसीलिए कहते हैं एक एक शब्द बेर का, कहता है का और खा पृथक रूप से, और ये दृष्टांत खूब आते हैं, और विशेषकर तीसरा वाला आता है, धड़ाधड़, ठीक है, सब तीसरा वाला खूब पूछते हैं, नहीं इसमें, हाँ ठीक है, तीसरा वाला गा, सर्वाधिक जो पूछा जाता है वो गा, कहता का और खा पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर, या को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं, और जो पृथक रूप से सहमत होते हैं और विभिन्न समयों पर देने के लिए सहमत होते हैं, इसका मतलब कोई और है जिसके साथ का और खा की सहमति है, और यह भी हो सकता है कि का और खा परस्पर सहमत हो रहे हो, ठीक है ना, यह भी संभव है कि हम हैं, हमने आपको भी सहमत किया, आपको भी सहमत किया, आप परस्पर एक दूसरे को नहीं जानते, हम कॉमन हैं, ये हमें जानते हैं, ये हमें जानते हैं, और हमने दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज करा दिया। यह भी हो सकता है कि आप स्वयं दोनों लोग मिले, यह भी संभव है, और विष की छोटी छोटी मात्रा, इसका मतलब विष की वो छोटी मात्रा स्वयं में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन छोटी छोटी मात्राओं में जब विष पहुंचता रहेगा तो जो कंप्लीट विष होगा, देन अ डे विल कम, देन, ठीक है, एक दिन आएगा जब विष की यह मात्रा, जहर की यह मात्रा व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देगी, और उस दिन दोनों में से किसी ने जो जहर दिया, या यूं कहे दोनों ने जो जहर दिया, उनमें से किसकी जहर की मात्रा से उसकी मौत हुई, ये पता लगाना कठिन है। हां, ये बिल्कुल तय है कि दोनों की जहर की मात्राओं से उसकी मौत हुई है, तो तर्क कहीं ये ना आने लगे कि दोनों ये कह नहीं था हम तो हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी हैं, और हत्या के प्रयत्न के लिए भी नहीं, क्योंकि छोटी छोटी मात्रा हमने दी तो प्रत्येक बार उपाधि कारित करने के दोषी हैं, ठीक है, ये भी तो तर्क हो सकता है कि प्रत्येक बार उपाधि कारित करने के दोषी हैं, और चलो हम ये भी मान लें कि इकट्ठा होकर वो जहर एक दिन मृत्यु कारित कर सकता था, तो हम हत्या के प्रयत्न के दोषी, क्योंकि संदेह का लाभ अभियुक्त को जाएगा, इनके जहर की मात्रा से मरे या मेरी, ये तो तय नहीं है, तो संदेह का लाभ हमें मिलना चाहिए, और हम दोनों को ही हत्या के प्रयत्न के लिए दोष सिद्ध किया जाए, न कि हत्या के लिए, तो इस तर्क का कोई जवाब होगा ही नहीं। भाई इस तर्क का क्या जवाब होगा, इस तर्क का कोई जवाब नहीं होगा। अगर आप 37 या 3(8) हटा दें स्टैट्यूट बुक से, और आपकी ये चालाकी, ठीक है, चल ना जाए, इसीलिए 37 या 38 बनाई। There is no common intention. All the culprits are not present at the same time and at the same place. After that, if they are cooperating to each other, with somebody or with each other, तो भी उनमें से प्रत्येक आपराधिक काम को करने के लिए जो सहयोग करेगा, तो आपराधिक काम होने पर भले ही ये तय नहीं हो सकता कि आपराधिक काम किसके कारण हुआ, दोनों यानी सारे के सारे जिन्होंने भी आपराधिक सहयोग किया है, वो सारे के सारे उस संपूर्ण अपराध के लिए दोषी माने जाएंगे, ठीक है। कहता है, उसने ऊपर कहा ना, उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहयोग करता है, वो क्या करता है, वह उस अपराध को करता है, वह उस अपराध को करता है जिसको करने में उसने सहयोग किया, हत्या करने में आपने सहयोग किया, विष की छोटी छोटी मात्राएं भिन्न भिन्न समयों पर और पृथक पृथक दे करके, तो आपने हत्या की है यह माना जाएगा। हत्या का प्रयत्न नहीं किया, उपाधि नहीं कारित की है, आपने हत्या की है,
ठीक है, आगे देखें, कहता का और खा पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर है याकूब विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। का और खा या की हत्या करने के आशय से सहमत के अनुसार या को विष देते हैं। सहमत का जो सहमति उन्होंने की थी, आपराधिक षड्यंत्र होता तो मामला यहीं पर कंप्लीट हो गया था, अगर आगे कुछ भी ना होता तो भी दंड मिल जाता, ठीक है ना। लेकिन आपराधिक सहयोग, आपराधिक षड्यंत्र, दुष्प्रेरण षड्यंत्र के माध्यम से सारी चीजें अलग अलग है। तो यहां कहता है सहमति के अनुसार या को विष देते हैं, वाकई इन एक्चुअल देते हैं। कहता है या इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से, अकेले नहीं, विष की कई मात्राओं के प्रभाव से, और कई मात्राओं में इन्होंने भी दी, इनकी दी गई मात्रा के प्रभाव से वो मरा या इनकी दी गई मात्रा के प्रभाव से मरा, पता ही नहीं। अब जरा 3-8 हटा दो, 37 हटा दो, तो इस तर्क का क्या जवाब आएगा डिफेंस के कि साहब हमने तो हत्या का प्रयत्न किया। अब आदमी मर गया और दोनों कह रहे हैं हमने हत्या का प्रयत्न किया और हमारे पास कोई इलाज ही नहीं, इसलिए 3-8 बनाई, इसलिए सेक्शन 37 रखा था कि ये तर्क ना आ जाए। तो उन्होंने कहा इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यहां का और खा हत्या करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं। हत्या दोनों में से कोई नहीं करता, हत्या तो दोनों के संयुक्त प्रयासों से हुई, और संयुक्त प्रयासों से हुई, ये भी क्या कहें, अंतिम रूप से हत्या तो एक के द्वारा दी गई विष की मात्रा से हुई होगी, क्योंकि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, 99 डिग्री तक हमने उसे गर्म कर दिया, 1 डिग्री तुमने किया तो उबला तो तुम्हारे काम के परिणाम स्वरूप, लेकिन मेरा रोल कम है ये तो नहीं कहा जा सकता, रोल तो मेरा भी उतना ही है, ठीक है। तो कहता है जानबूझकर सहयोग करते हैं, और चूंकि कानून की दुनिया में जिसने किया उसी को दंड मिलेगा। तो अगर 37 हटा दें तो भले ही 99 डिग्री तक हमने गर्म किया तो तुमने, हमने तो उसे गर्म करने का प्रयत्न किया था, तुमने उबाला तो तुम्हें उबालने का दंड मिला, हमें प्रयत्न का, लेकिन यह बिल्कुल अनजस्टिफाइड दिखता है, इसीलिए 3-8 बनाई उन्होंने और कहा जानबूझकर सहयोग करते हैं, और क्योंकि उनमें से प्रत्येक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है, वे दोनों अपराध के दोषी हैं। इस अपराध के इसके लिए इस शब्द किसके लिए आया, हत्या के लिए, दोनों हत्या के लिए दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य पृथक हैं। ये दृष्टांत ने बात को एकदम क्लियर कर दिया, ठीक है। इसलिए 34, 35, 37 और 38, 3-5, 3-6, 3-8 और 3-9। आगे कहता है का और खा संयुक्त जेलर, ज्वाइंट, यानी का और खा एक ही जेल में जेलर है, और अपनी उस हैसियत में वे एक कैदी या का बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। या को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन का और खा को दिया जाता है वह भोजन इस आशय से कि या की मृत्यु कारित कर दी जाए। प्रत्येक अपने हाजिरी के काल में या को लोप देने का लोप करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानते हुए सहयोग करते हैं। वह परिणाम यानी कौन सा, उसकी मृत्यु का, ये वह परिणाम किसके लिए शब्द आए, उसकी मृत्यु के लिए, इस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करते हैं, वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानते हुए सहयोग करते हैं या भूख से मर जाता है। का और खा दोनों या की हत्या के दोषी, क्योंकि कार्य के अंतर्गत लोग आते हैं, इसलिए दोनों उसकी हत्या के दोषी। और सबसे इंपॉर्टेंट गा कहता है एक जेलर का एक कैदी या का संरक्षण भार रखता है, का या की मृत्यु कारित करने के आशय से या को भोजन देने का अवैध लोप करता है, जिसके परिणाम स्वरूप या की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाता है वो बहुत, किंतु वह क्षुधा पीड़न उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
ठीक है, और इसी बीच उसका ट्रांसफर हो गया, अब नया जेलर आ गया। ठीक है, का अपने पद से च्युत कर दिया जाता है और खा उसका उत्तरवर्ती होता है। खा कौन है? सक्सेसर ऑफ का से दुस्संध या सहयोग किए बिना कोई कल्यूजन नहीं है, जानते भी नहीं एक दूसरे को, ना कोई कल्यूजन है और न कोई कोऑपरेशन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन बाई चांस वो भी उसे खाना देने का लोभ करने लगता है और अब की वो मर जाता है, अब की वो मर गया। ठीक है, तो का सिर्फ हत्या के प्रयत्न का दोषी है और ये हत्या का है, क्योंकि नियम ये है कि आप व्यक्ति को उसी रूप में, ठीक है, लेंगे जिस रूप में वो है। वो कमजोर था, जेलर के तौर पर तुम्हें मालूम था कि इसे 2 दिन खाना ना दिया तो ये मर जाएगा, और हत्या की डेफिनेशन में क्या कहा? अपराधी जानता है। ठीक है ना, यदि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से काम करता है जिसमें अपराधी जानता है कि मेरे इस काम के परिणाम स्वरूप इस व्यक्ति की मृत्यु संभाव्य है, तो जब वो इतना कमजोर था तो आपको उसे भूखा नहीं रखना चाहिए था। तो यद्यपि आपको कुछ नहीं मालूम था कि पीछे से इसे कितना भूखा रखा गया, लेकिन आपने तो ये जानते हुए ऐसा किया, तो आप हत्या के दोषी हैं और वो हत्या के प्रयत्न के, क्योंकि उन्होंने किया। और प्रयत्न में क्या होता है? प्रयत्न में यह होता है कि जब आप किसी काम को कर रहे हैं और आपका काम पूर्णता को प्राप्त किए बिना किसी ऐसे कारण से रुक जाए जिस कारण का निवारण कर देना आपके अपने बस में नहीं था, तो आप काम का प्रयत्न करते हैं, यह कहा जाता है। क्योंकि अपने पद से हटाया जाना, ठीक है, अगर सुपीरियर ऑफिसर्स ने तय कर लिया कि हम तुम्हारे पद से हटा देंगे, तो आप अपने को अपने द्वारा धारित पद से हटाया जाना निवारित कर ही नहीं सकते। यह एक ऐसी घटना है जो आपकी इच्छा से परे है, आपकी शक्ति के परे है, इसका निवारण है, और आप अपनी पोस्ट से हटा दिए गए, इसलिए आप उसे खाना देने में लोभ नहीं कर सके और वो जिंदा बच गया, लेकिन बच गया ना, इसलिए आप हत्या के प्रयत्न के दोषी हैं। किंतु इन मिस्टर ने जो काम किया वो हत्या के का जो सबसेक्शन 2 है, 300 बल्कि 3 आएगा, हत्या करने का आशय नहीं 2 होगा, 300 सबसेक्शन 2, ठीक है, 300 सबसेक्शन 2 के मुताबिक ये जो दूसरे वाले जेलर हैं ये हत्या के दोषी, ठीक है ना। तो ये 3, 5, 3, 6, 3, 7, वो सॉरी 3, 5, 3, 6, 3, 8 और 3, 9। अब आपने 3, 7 बीच में देख लें, हालांकि इसको हमारा मत यही है कि इसको यहां नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो है ही है भाई। तो कहता है जहां किसी कार्य द्वारा या किसी लोक द्वारा परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम का को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाएगा कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोक द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। ठीक है, आप क्या करते हैं? का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप तो लोभ करके और अंशतः या को पीट कर। ठीक है, एक काम दोनों तरह से हो सकता है, लोभ से भी हो सकता है और कार्य से भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये तो कह दिया कार्य के अंतर्गत लोभ आते हैं, लेकिन ये तो नहीं कहा कि कार्य के अंतर्गत अंशतः लोभ ये भी आता है, और ये भी नहीं कहा कि लोभ के अंतर्गत अंशतः कार्य ये भी नहीं आता, ठीक है, ये भी आता है, ये तो नहीं कहा ना, ठीक है, ये तो नहीं कहा। अब आपने क्या किया? एक काम अंशतः कार्य और अंशतः लोभ से कर दिया, ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि भाई काम अगर हमने या तो कार्य से किया होता या लोभ से किया होता, ठीक है, तब तो ठीक, हमने अपराध किया, लेकिन हमने तो अंशतः कार्य अंशतः लोभ से किया, तो हमने कुछ किया ही नहीं। अब यह भी अजीब सा आर्गुमेंट है, लेकिन है, और आपराधिक विधि
ये कठोरता पूर्वक अर्थान्वयन की मांग करके, यद्यपि अगर 36 न भी हो, यानी 3-7 न भी हो, तो भी पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यह भी देखा जाएगा कि दंड विधि का अधिनियमन क्यों हुआ, तो पर्पसिव कंस्ट्रक्शन यही प्रभाव उत्पन्न कर देगा जो कि यहां 3-7 या 36 के माध्यम से उत्पन्न किया गया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि शेर को आदमी का खून मुंह में नहीं लगना चाहिए, एक बार खून मुंह में लगा फिर वो किस दिन आक्रमण कर देगा कुछ पता नहीं है। कहते हैं एक आदमी ने शेर पाला, तो बच्चा था, पाल लिया, वो बिल्कुल उसके साथ घुला मिला था। एक दिन उसकी उंगली कट गई, खून नीचे गिरा और उसने चाट लिया। बस उसी दिन वो उस शेर को लेकर गया, उसने चिड़ियाघर में छोड़ दिया या जंगल में छुड़वा दिया, क्योंकि अब इसे खून का स्वाद मिल गया है। अब इसकी हिंसक वृत्ति किसी भी दिन जाग जाएगी। तो न्यायाधीश महोदय को निर्वचन के नाम पर कानून निर्मित करने की जो आदत है ये नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा वो जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर क्या ले आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए आईपीसी जो बेंथम के मानने वालों ने बनाई थी, वो इस मत के थे कि नहीं सब कुछ लिख दो, सब कुछ लिख दो, अर्थान्वयन की जगह ही ना बचे, इंटरप्रिटेशन की जगह ही ना बचे, और फिर भी अगर बच जाए तो उनकी किस्मत, लेकिन अपनी तरफ से कुछ मत छोड़ो। इसलिए उन्होंने ये भी लिख दिया कि कोई काम अगर अंशतः कार्य और अंशतः लोप से किया जाएगा तो भी वह उसी श्रेणी का अपराध बनेगा जिस श्रेणी का बनता यदि पूर्णतः वो एक काम या एक लोप के माध्यम से किया गया होता, तब भी स्थिति वही रहेगी। और ये सिर्फ प्रिकॉशन बरतते हुए कहा, उन्होंने कहा ना कि कहा अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः या को पीट कर जानबूझकर या की मृत्यु पारित कर देता है। ठीक है, का ने हत्या की है, ठीक है, क्योंकि आपने अंशतः कार्य से और अंशतः लोप से ये काम पूरा कर दिया। तो आप देखेंगे कि इनमें से एक सेक्शन को भी आप हटाएंगे तो बात फिर कंप्लीट नहीं होगी। और जो 39 था पहले, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कई बार की है, ठीक है, वो 39 है, ठीक है ना। वो कौन सा है? अब 39 क्या कहता है? जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संबद्ध हैं, वहां वे उस कार्य के आधार, अच्छा 39 तो ये हो ही गया, ठीक है, 39 तो हम लोग कर चुके, यानी स्वेच्छा जो 39 था पहले वो यहां पर नहीं दिया, हम समझे 39 स्वेच्छा उसको परिभाषित कर रहा है, लेकिन बात आ गई तो बता ही देते, कहीं ना कहीं दिया ही होगा स्वेच्छा है परिभाषा खंड में, तो उसकी तो बात हो ही चुकी कि जब आप किसी काम का किया जाना, ठीक है, उन साधनों से प्राप्त करते हैं जिन साधनों के द्वारा उस काम का किया जाना सामान्यतः प्राप्त किया जाता है, तो आप काम को स्वेच्छा करते हैं, ये कहा जाता है। ठीक है, तो वो तो बात खत्म हो गई, 3-9 तक स्थिति ये आ गई। तो 3-4 क्यों, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8 और 3-9, 34, 35, 36, 37 और 38 आईपीसी में जो सेक्शन थे वो ये। मुझे लगता है कि आपको बात क्लियर हुई होगी। अब बात दंडों के विषय में, लेकिन हमें लगता है दंड के विषय में कल बात करें तो ज्यादा ठीक है। नया चैप्टर है, कल से बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा इसमें इंट्रो भी बनाना पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी, तो कल से इसे शुरू करते हैं, देखते हैं।